नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में CUET डोमेन 325 के सिलेबस के अनुसार विसर्ग संधि कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के जो नियम आपके सिलेबस में हैं वह है उत्व, रुत्व, लोप। उत्व, रुत्व, सत्व और लोप। सत्व में श और स आदेश होते हैं, ठीक है। और लोप, ये 4 नियम हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले हम चलते हैं उत्व। उत्व का मतलब उ। ए और उ मिलकर ओ हो जाता है। ए और उ मिलकर ओ हो जाता है। तो इस संधि में क्या है, विसर्गों के स्थान पर उ आदेश होता है। विसर्गों के स्थान पर उ आदेश और फिर उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। तो संधि का नाम क्या है, उत्व संधि। देखिए विसर्ग से पहले अ, ये देखो मोहन है, विसर्ग से पहले नकारांत अ, ठीक है। और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह इनमें से य, र, ल, व, ह इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। क्या होगा, ओ। तो अब यहाँ देखिए मोहन है जमा हसती, पहले विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हुआ, फिर ओ के बाद ओ हुआ तो बन गया मोहनो हसती। इस संधि में क्या है कि जो 2 शब्द अलग अलग हैं, यहाँ देखो दोनों अलग अलग रहे संधि में, लेकिन विच्छेद में प्लस का साइन आ गया और ओ के स्थान पर क्या है, यहाँ विसर्गें। मोहन है जमा हसती, मोहनो हसती। दोनों शब्द अलग अलग रहेंगे लेकिन विसर्गों के स्थान पर ओ आदेश हो गया। ऐसे ही मन है जमा रथ है। देखिए नकारांत अ है, विसर्गों से पहले अ और बाद में र आ गया तो नियम कहता है विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश, उत्व ओ आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो बन गया मनोरथ है। अब नेक्स्ट, ये अलग अलग क्यों लिखा, देखिए मोहन हंसता है, क्या हिंदी बनती इस वर्ड की, मोहन हंसता है। और मनोरथ का मतलब मन की इच्छा, इसको अलग नहीं कर सकते इसलिए इसे इकट्ठा लिखा। फिर यश है गानम, यश का गान, यहाँ भी क्या है शकारोत्तरवर्ती अ, विसर्ग से पहले श में मिला हुआ अ और फिर आ गया तृतीय वर्ण का ख ग। नियम कहता है तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह हो तो ओ हो जाएगा। तो विसर्गों के स्थान पर यहाँ बन गया ओ, बना यशोगानम। ऐसे ही अधः जमा मुखम, ये विसर्ग के बाद क्या आ गया 5वां वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ओ, बन गया अधोमुखम। अगर नियम समझ में आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। नेक्स्ट कह जमा लिखती, बन गया कौन लिखता है। यहाँ भी दोनों अलग अलग रहे, इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। अगला नियम देखिए, विसर्ग से पहले और बाद में अ। भाई विसर्ग से पहले भी ये कह जमा, आप ही देखो विसर्ग से पहले ककारोत्तरवर्ती अ है, क में अ मिला हुआ, और विसर्ग के बाद भी अ आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अ जमा ओ मिलकर क्या बनता, ओ। तो यहाँ ओ है, यहाँ अ है, तो ये अ और ओ मिलकर क्या बन गया, ओ। कह जमा अपी, और ये जो अ था इसके स्थान पर अवग्रह का साइन एस का सिंबल लग जाता है। क्या होता है, एस का सिंबल। कह जमा अपी कॉपी, एस जब इकट्ठा हो गया तो यहाँ हम अ नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे कॉपी। ऐसे ही मोहन है जमा अगच्छत, देखो न में भी अ और यहाँ भी अ, विसर्ग के आगे भी है पीछे भी है तो दोनों मिलकर ओ हो गया। विसर्ग के स्थान पर ओ और इस अ के स्थान पर आ गया अवग्रह, मोहनो गच्छत। नेक्स्ट राम है जमा अवदत, विसर्ग का ओ बन गया रामो वदत, अ की जगह अवग्रह का साइन आ गया। ऐसे ही कह जमा अयम, यहाँ भी अ, यहाँ भी अ, विसर्गों का ओ हो गया और इस अ के स्थान पर एस का सिंबल आ गया, बन गया कोयम। क्या बना, कोयम। ये तो थी आपकी उत्व संधि, ठीक है।
उत में क्या होता है, ओ बनता है। अब हम चलते हैं सत्व संधि। सत्व में क्या है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर, विसर्ग से पहले कोई स्वर और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, च या छ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद च छ आ जाए तो आपका तालव्य श होगा, शलगम वाला श। विसर्ग के बाद ट ठ आ जाए तो विसर्ग की जगह षटकोण वाला श होगा। विसर्ग के बाद त थ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर स होगा, विसर्ग के स्थान पर स। यदि विसर्ग के बाद श स स आ जाएं तो विकल्प से उनके स्थान पर या तो विसर्गें रहेंगी, विसर्ग नहीं रहेंगी तो अगर श आ रहा तो श आदेश हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। विसर्ग के बाद षटकोण का श आ रहा तो ये श आदेश हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि ये दंतव्य से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर दंतव्य से आदेश हो जाएगा। शॉर्ट में नियम क्या है कि विसर्ग के बाद यदि च छ आ जाएं तो ये वाला श, विसर्ग के बाद ट ठ आ जाएं तो ये वाला श, विसर्ग के बाद त थ आ जाएं तो यह स आदेश होगा। अब एग्जाम्पल करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। मनः जमा ताप। देखिए मन विसर्ग के बाद त आ गया तो कौन सा स आएगा, दंतव्य से, दंतव्य से, ठीक है। विसर्ग के बाद च छ आएगा तो आएगा शलगम वाला स जिसे तालव्य श बोलते हैं। तो यहाँ देखिए बालः जमा छात्र है तो कौन सा श किया, तालव्य श जिसे आप शलगम का श बोलते हैं। फिर कह जमा चौर है, फिर च आ गया, च या छ आए तो ये वाला श होगा शलगम का। तो यहाँ भी आपने क्या किया, कश चौर है। नेक्स्ट बालः जमा शीते। नियम कह रहा था यदि विसर्ग के बाद श आ जाए तो जिस टाइप का श आएगा विसर्ग के स्थान पर भी उसी टाइप का श होगा। अब यहाँ देखिए बालः जमा शीते, ये श था तो विसर्गों की जगह यही श हो गया। नेक्स्ट में विसर्ग के बाद स आ रहा था तो विसर्ग के स्थान पर यही वाला स होगा, निस्संदेह। अब उन्होंने कहा था विकल्प से, भाई आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, दोनों नियम है। यहाँ आप देखिए विसर्ग के बाद श आ रहा है, एक में तो हमने विकल्प से किया ही नहीं, हमने बिल्कुल जोड़ दिया इकट्ठा इसी को, दुह जमा शासनम, दुशासनम। एक में हमने श के विसर्ग के स्थान पर पीछे जो श आ रहा था वही श कर दिया तो बन गया दुशासनम। क्लियर हो गया नहीं। अब नेक्स्ट नमः जमाते, विसर्ग के बाद त आ रहा तो स आ जाएगा, बन गया नमस्ते। विसर्ग के बाद च आ रहा तो शलगम का श आ गया, कश्चित। और याद क्यों है, क्योंकि इनके बाद कोई स्वर नहीं है। यदि कोई स्वर आता तो उसमें ये मिल जाता तो ये पूरा हो जाता। अब स्वर नहीं है तो अकेले व्यंजन को या तो आधा लिखिए या उसे पूरा लिखकर नीचे हलंत लगा दीजिए, जैसे त में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नियम इसका, विसर्ग से परे क प होने पर विसर्ग को स हो जाता है। भाई विसर्ग के बाद यदि क आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो स हो जाएगा। जैसे नमः जमा कार है, क्या बन गया, नमस्कार। ऐसे ही पूरा है जमा कृत, विसर्ग के बाद क आ गया तो स बन जाएगा, विसर्गों के स्थान पर बना पुरस्कृत है। अगला नियम, विसर्ग से पहले अगर ई या उ आ जाए, वो भी छोटा ह्रस्व ई। विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व ई या उ आ जाए और बाद में कवर्ग या पवर्ग हो, कवर्ग कख, ठीक है, पवर्ग पफ क्या कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश होता है, श। अब यहाँ देखिए विसर्ग ई है, ई के बाद विसर्ग आ रहा है, फिर क आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर ये षटकोण का श आदेश हो गया। फिर विसर्ग के बाद यदि प आ जाए और विसर्ग से पहले ई या उ तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर श। अब निष्प्रत्युहम हो गया क्योंकि विसर्ग के बाद यहाँ पर आ रहा है पवर्ग का। ऐसे ही दुह जमा कृतम, उ के बाद विसर्गे हैं, विसर्गों के बाद क आ गया कवर्ग का तो बन गया विसर्गों के स्थान पर श, षटकोण का दुष्कृतम, ठीक है। अब चलते, तीसरा नियम है आपका ऋत्व संधि, जिसमें र आदेश होता है। ऋत्व का मतलब र आदेश। सबसे पहला नियम क्या है इसका कि विसर्ग से पहले अया को छोड़कर, विसर्ग से अया नहीं होना चाहिए कोई भी स्वर, तथा विसर्ग से पहले अया को छोड़कर कोई स्वर। फिर विसर्ग से परे कोई स्वर आ जाए,
विसर्ग से पहले अ नहीं होना चाहिए और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व ह आ जाए, तो विसर्गों के स्थान पर र हो जाएगा। विसर्गों के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ये हुआ नियम। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर कि कैसे र होगा। एग्जाम्पल देखिए, भानु हूँ जमा आयम। नियम कह रहा था कि ए आ को छोड़कर कोई भी आ जाए, तो अब यहाँ क्या है? ए आ नहीं है, ऊ है, ठीक है। और उसके बाद कोई स्वर या तीसरा चौथा या य र ल व ह आ जाए तो र हो जाएगा। यहाँ भानु हूँ जमा आयम क्या बन गया? भानुरयम। ऐसे मुनि है जमागत है, विसर्ग के बाद ए आ नहीं है, कोई और स्वर है और पीछे तीसरा वर्ण आ गया तो भी र हो जाएगा, बना मुनिर गत है। ऐसे ही विसर्ग से पहले ई आ रहा है और विसर्ग के बाद उन्होंने कहा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का, तो ये पांचवा है तो भी र हो गया, मुनिर्मात्य है। ऐसे ही य र ल व ह कहा था, ऊ के बाद विसर्गें फिर ह आ गया तो र बन गया, शत्रुरहंती। ऐसे ही मुनि ही जमा यत्र, य र ल व में से आ गया विसर्ग के बाद और विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा है, यहाँ क्या? ई, तो बन गया मुनिर यत्र। नेक्स्ट, शिशु जमा हसती, वही विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है, बाद में है तो विसर्ग के स्थान पर बन गया र, बना शिशुर हसती। अब अगला नियम देखो र का, रुत्व का। आगे पीछे र आ जाए, आगे पीछे क्या आ जाए? र, तो पहले र का लोप हो जाता है और उस र से पहले जो भी स्वर था वो दीर्घ हो जाता है। जैसे निर्जमा रोग है, नियम कह रहा है पहले र का लोप हो गया, निर के र का लोप हो गया। अब इससे पहले कौन सा स्वर आ रहा है? ई, नी में ई है ना। अब ये जो ई स्वर है ये दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। यहाँ छोटे ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? बड़ा ई। तो देखो नी रोग है। ऐसे ही गिरी ही जमा रम्य, भाई क्या है? विसर्गों के स्थान पर र हुआ, बना गिरिर रम्य, तो पहले र का लोप कर दो और ई की मात्रा जो र में ई की मात्रा है उसे दीर्घ बना दो, बन गया गिरी रम्य है। ऐसे निह जमा रस है, विसर्ग के स्थान पर र हो गया तो आगे पीछे र आ गए, पहले र का लोप कर दिया। अब उस लोप करने के बाद देखिए उस पहले पद में कौन सा स्वर था, उस स्वर का दीर्घ बना दीजिए तो आपका बन गया नी, और ये रस जुड़ गया, बन गया नी रस है। नेक्स्ट, अब चौथा नियम है आपका लोप। लोप में क्या है? पहला नियम है विसर्ग से पहले अ और बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए। अ के बाद अ नहीं आना चाहिए, यदि अ के बाद अ आ गया तो ओ बन जाएगा। तो ये कहते हैं अ के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप, ये शॉर्ट में मैंने यहाँ विसर्ग लिखी है कई जगह। तो अब देखो अतः जमा एव, विसर्ग से पहले तकारोत्तरवर्ती अ है लेकिन विसर्ग के बाद ए आ रहा है तो यहाँ लोप हो गया अतएव। ऐसे ही कह जमा वाच, क में अ मिला हुआ है, फिर विसर्गें लेकिन दूसरे के प्रारंभ में अ नहीं है, कोई और स्वर है तो विसर्गों का लोप हो गया, बन गया क उवाच। नेक्स्ट में राम है इच्छति, पहले के अंत में तो अ है विसर्ग से पहले लेकिन दूसरे के प्रारंभ में ई है, इसलिए यहाँ भी विसर्गों का लोप हो गया, बन गया राम इच्छति। अब अगला नियम सुनिए, विसर्ग से पहले आ और बाद में भी आ हो सकता है, आ या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या यर लव हो, यर लव हो तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए नराह जमा आयांती, विसर्ग से पहले भी आ और विसर्ग के बाद भी आ, तो विसर्गों का लोप हो गया। दोनों शब्द अलग अलग रहेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। नरा आयांती। अब अगला सुनिए, देवाः जमा गच्छन्ति कह रहे थे ना, तीसरा चौथा पांचवा या यर लव हो तो विसर्ग का लोप। आगे देखो आ रहा तो विसर्ग का लोप हो गया, देवा गच्छन्ति, शब्द दोनों अलग रहेंगे इसमें। ऐसे ही ताह नमन्ति, विसर्गों का लोप हो गया, बन गया ता नमन्ति। नराह ददति, विसर्गों का लोप, नरा ददति। अगला नियम सुनिए, एषः और स से परे
ए को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए। कौन से दो शब्द हैं? एक एश है और एक स है। इससे परे ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, स वदती, स में जो विसर्गें थी उसका लोप हो गया, बन गया स वदती। एश है लिखती, एश है, विसर्गों के बाद ए नहीं आ रहा और कोई वर्ण आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो गया, एश लिखती। अगला नियम, भो बघो अघो, ये 3 शब्द हैं, इनमें विसर्ग लगी हों, उसके बाद कोई भी स्वर कोई स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या यर लव है हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल, भो इंद्र है, भो में जो विसर्ग लगी हुई थी वो लोप हो गया तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, भो इंद्र। ऐसे ही भो देवा में भी भो का विसर्गों का लोप हो जाएगा, बन गया भो देवा। ऐसे ही भगो नमस्ते में भगो की जो विसर्ग हैं उनका लोप हो गया, भगो नमस्ते। फिर अघो याही, 3 ही वर्ड हैं, भो भगो अघो, यदि इसमें विसर्गें लगी हुई हैं तो विसर्गों का लोप हो जाएगा। अघो याही, विसर्गों का लोप हो गया, बन गया अघो याही। तो बेटे समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतिदिन आपके डोमेन 325 के अनुसार पाठ्यक्रम का एक एक टॉपिक इसमें समझाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।